हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रेलिवेंट है हमारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है बेटा ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए, और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाया करता है। तो देखते हैं बेटा, समझते हैं वैल्यूएशन अंडर कस्टम के प्रोविजन को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। सेक्शन 14 दो तरह की बेटा वैल्यू के बारे में बताता है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू को, और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 जो डिफाइन करता है वो करता है टैरिफ वैल्यू को। दोनों में डिफरेंस क्या है तो समझिए। जो टैरिफ वैल्यू होती है बेटा वो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक वैल्यू को फिक्स कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स। ये जो फिक्स वैल्यू है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इसके ऊपर जो है बेटा कस्टम ड्यूटी का रेट कैलकुलेट किया जाता है, और फाइनली जो कस्टम ड्यूटी पे करता है इंपोर्टर टैरिफ वैल्यू के अकॉर्डिंग कर दिया करता है। दूसरी तरफ बात करें ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें कंप्यूट करनी पड़ती है वैल्यू। रूल नंबर 3 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 बात करता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वो क्या होगी। कस्टम वैल्यूएशन के जो प्रोविज़न है बेटा वो जीएसटी के वैल्यूएशन जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सिमिलर प्रोविज़न है। वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने समझा था कि जो वैल्यूएशन होती है 15(1) के अकॉर्डिंग की जाती है। अगर 15(1) की कंडीशन फुलफिल नहीं होती फिर वैल्यूएशन रूल्स में जाया जाता है। ऐसे ही रूल 3 डिफाइन करता है सम कंडीशंस कि इन कंडीशन को अगर इंपोर्टर फुलफिल करता है तो वैल्यूएशन जो है कैसे की जाएगी, और इन केस अगर रूल 3 की कंडीशन को इंपोर्टर जो है सेटिस्फाई नहीं करता फिर उस गुड्स की जो वैल्यू होती है इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू वो बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्यूट की जाती है। ठीक है। और टैरिफ वैल्यू में क्या होता है, कोई वैल्यू कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स के लिए वैल्यू जो है फिक्स कर दी है, अब उस फिक्स्ड वैल्यू पर ही कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी जाती है, कंप्यूट कर दी जाती है। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू 14(1) ऑल अदर गुड्स। ये अदर गुड्स कौन से हैं? क्रूड पाम ऑयल, क्रूड पामोलियन, क्रूड सोयाबीन ऑयल, ब्रास स्क्रैप, पॉपी सीड एटसेट्रा। इन गुड्स को छोड़ के जो गुड्स बचे वो 14(1) में कंप्यूट होंगे। चलिए रूल 3 की बात करते हैं अब, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिफाइन करता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रीड विद रूल 10। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इंपोर्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। रूल 3 कब अप्लाई होगा? अगर इंपोर्टर जो है सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी बेटा? सेलर शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स है सेलर का उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सेकंड, सेल प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। जो सेल प्राइस है केवल और केवल वो सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सेल प्राइस के अलावा अगर कुछ और दिया जा रहा है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अगर मिलता है वो कंसिडरेशन में तो फिर वो रूल 3 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूशन नहीं होगी, जो अदर रूल हैं उसमें वैल्यूशन की जाएगी। नेक्स्ट, sale proceeds should not be shared with exporter by the importer after sale। जो सेल प्रोसीड्स होती हैं वो इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर के साथ शेयर नहीं करेगा। यानी इंपोर्टर को सेल करने के बाद जो भी कुछ मिला उसे अपने पास रखना होगा। इन केस वो शेयर करता है एक्सपोर्टर के साथ तो रूल 3 के अकॉर्डिंग वैल्यूशन नहीं होगी उन गुड्स की, अदर रूल्स के हिसाब से होगी। नेक्स्ट, बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। बायर और जो सेलर है वो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। तो मिलती जुलती कंडीशंस है बेटा। जीएसटी में हमने क्या देखा था? 15(1) में हमने वहां पर दो कंडीशंस देखी थी, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या देखी थी हमने कि सेल प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पर बेटा ये चारों कंडीशन अगर इंपोर्टर सेटिस्फाई करता है बेटा तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी असेसेबल वैल्यू। और असेसेबल वैल्यू क्या होगी सर? तो असेसेबल वैल्यू जो कंप्यूट की जाती है वो जो आपकी बुक्स में स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। समझते हैं कैसे करी जाती है एक बार, आइए। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट एक्स फैक्ट्री प्राइस। जो एक्सपोर्टर है बेटा जिसकी फैक्ट्री से गुड्स जो है इंपोर्टर के लिए जा रहे हैं तो उस केस में जितने प्राइस पर फैक्ट्री से गुड्स निकला वो हो जाता है बेटा एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल क्या है गुड्स का। नंबर 2, कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट सी और एयर ऑफ शिपमेंट इन द एक्सपोर्टर कंट्री।
जो एक्सपोर्टर है अब फैक्ट्री से बेटा पोर्ट पे लेके जाएगा, सी पोर्ट भी हो सकता है, एयरपोर्ट भी हो सकता है। तो फैक्ट्री से पोर्ट तक ले जाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है, जो भी फ्रेट आ रहा है या इंश्योरेंस है, उसे भी ऐड कर दिया जाएगा मटेरियल की कॉस्ट में। नेक्स्ट, चार्जेस फॉर लोडिंग ऑन टू द शिप एट शिपिंग पोर्ट इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। अब शिप पर लोड करने के लिए जो गुड्स को चार्जेस लगे वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ध्यान देना ये जो तीनों एक्सपेंसेस है ये कहाँ के हैं बेटा, ये एक्सपोर्टर की कंट्री के हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल की, ये है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से जो है एक इंपोर्टर अपने गुड्स मंगा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, एक्सपोर्टर, और यहाँ इंडिया में कौन है, इंपोर्टर, ठीक है। अब देखिए असेसेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी। तीन बातें अभी तक हमने पढ़ी। जो वैल्यू ऑफ मटेरियल होगा गुड्स का, वैल्यू ऑफ मटेरियल एट एक्स फैक्ट्री प्राइस, जिस प्राइस पर फैक्ट्री से निकला, प्लस अब उसमें ऐड कर दीजिए फ्रेट। ये फ्रेट क्या है, सपोज ऑस्ट्रेलिया में बेटा जो एक्सपोर्टर है उसकी फैक्ट्री है यहाँ, और जो पोर्ट हुआ करता है सी पोर्ट वो है यहाँ। तो फैक्ट्री से पोर्ट तक जाने के लिए जो भी खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, भाड़े का, इंश्योरेंस का, वो ऐड कर दीजिए। अब ये पोर्ट पर पहुँच गया, शिप यहाँ पर है, ठीक है, पोर्ट पर खड़ा हुआ है। तो पोर्ट से शिप में जब गुड्स लोड किए जाएंगे उसमें भी कुछ एक्सपेंस आएगा, उसे भी ऐड करने की बात की जा रही है, लोडिंग चार्जेस, ये वो बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जितना भी एक्सपेंस बना वो कहलाएगा फ्री ऑन बोर्ड। चलिए नेक्स्ट, अब उसमें रूल 10(1) के अकॉर्डिंग जो है ऐड किए जाएंगे कुछ कमीशन या कॉस्ट, जिनकी अब बात करते हैं। तो यहाँ पर रूल बात करता है ऐड इफ नॉट इंक्लूडेड इन द अबव। कब ऐड करना है, अगर एफओबी में इंक्लूडेड नहीं है तभी ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो उसे भी ऐड कर दीजिए। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन को छोड़कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में बाइंग कमीशन INR में है, इंडियन रुपीज़ में है, तो बाइंग कमीशन हमेशा ऐड कर देना एफओबी में, ठीक है। नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग। जो बेटा ड्यूरेबल या रिटर्नेबल पैकिंग है उसे ऐड नहीं करना है एफओबी में, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग कॉस्ट जो नॉन रिटर्नेबल या नॉन ड्यूरेबल है उसे ऐड करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड प्लान और स्केचेस अंडरटेकिंग आउटसाइड इंडिया। कोई डेवलपमेंट की कॉस्ट है या इंजीनियरिंग की कॉस्ट है या कोई प्लान है या स्केचेस हैं जो इंडिया के बाहर हुए हैं, उन्हें भी ऐड कर दीजिए। रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस फीस वो भी ऐड कर दीजिए। वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल इफ पेबल टू फॉरेन सप्लायर, कोई सब्सिक्वेंट रीसेल की जा रही है तो उसकी वैल्यू भी है ऐड कर दीजिए, अगर फॉरेन सप्लायर को वो पेबल है तभी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर बायर जो है कोई मटेरियल सप्लाई कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्टर को तो वो भी उस वैल्यू में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये जो वैल्यू कंप्यूट होके आएगी ये कहलाएगी एफओबी एज पर द कस्टम्स। एफओबी वैल्यू बोलते हैं हम इसे, एज पर द कस्टम्स, ध्यान रखना। उसके बाद अब इसमें जो एडिशन की जाएगी वो की जाएगी रूल 10(2) की। रूल 10(2) में जो एडिशन आती है बेटा बेसिकली वो फ्रेट या इंश्योरेंस की आया करती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फ्रेट ऐड करना है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो 20% ऑफ एफओबी वैल्यू हो जाएगा एज पर कस्टम। अगर स्पेसिफाई किया गया है तो जो वैल्यू दी गई है उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो अभी करेंगे हम, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, शिप डेमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, अगर कोई शिप के डेमरेज चार्जेस हैं बेटा तो वो भी ऐड कर दीजिए। लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, कोई लाइटरेज या बार्ज चार्जेस दिए हुए हैं उन्हें भी ऐड कर dीजिए। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस ऐड कर दीजिए। अगर क्वेश्चन ने इंश्योरेंस की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम। ध्यान देना, जो एफओबी वैल्यू है कस्टम की ये, इसका 1.125% करना है। इन केस अगर इंश्योरेंस की वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई है क्वेश्चन में तो जितनी वैल्यू प्रोवाइड कराई गई है उतनी ऐड कर दीजिए। अब इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है बेटा वो कहलाती है असेसेबल वैल्यू, जिसे हम CIF भी बोल दिया करते हैं, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एक बात यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जब भी आप असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करेंगे जो एफओबी होगी उसमें आप 10(1) के आइटम्स को ऐड करेंगे, उसके बाद 10(2) के आइटम्स करेंगे। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना ही करना है। इन केस आप 10(2) पहले ऐड कर देते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना,
एफओबी जो क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई गई है एक्सपोर्टर के एंड पर, उसमें ऐड कर दीजिए 10(1) की आइटम्स। फिर वो जो वैल्यू कंप्यूट होके आएगी वो कहलाएगी एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स। फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए रूल 10(2) की आइटम्स। जब रूल 10(2) की आइटम्स ऐड हो जाएगी तो वो कहलाएगी हमारी असेसेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिस पर अब कस्टम ड्यूटी जो है कंप्यूट की जाएगी। समझ आ गया आपको इतना? चलिए कुछ नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इक्वल्स टू फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, यानी CIF की बात कर रहे हैं कि असेसेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। सर्विस चार्ज पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट, इट इज इंक्लूडेबल इन द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हैदराबाद इंडस्ट्रीज, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो कैनलाइज एजेंट के सर्विस चार्जेस होते हैं वो असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। कैनलाइजिंग एजेंट क्या होता है? कैनलाइजिंग एजेंट बेसिकली किसी इंपोर्टर को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपने बेसिस पर जो है गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करता है और फिर सेल कर देता है इंडियन इंपोर्टर को ही, वो पर्सन कहलाता है कैनलाइजिंग एजेंट। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली बात करता है बेटा सर्टिफिकेशन या इंस्पेक्शन की इंपोर्टेड गुड्स की, तो उस केस में जो इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं असेसेबल वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पर हमने असेसेबल वैल्यू समझ ली। आइए जरा प्रीवियस एक केस लॉ देखते हैं। कमिश्नर ऑफ कस्टम विशाखापट्टनम वर्सेस अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट। अब समझिए केस था क्या, हुआ क्या था, एक इंपोर्टर था जो इंपोर्ट किया करता था क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल। अब ये जो इंपोर्टर है ये अपने एक्सपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है ये जुलाई 2011 में। कॉन्ट्रैक्ट में जो सनफ्लावर सीड ऑयल का प्राइस डिसाइड हुआ वो हुआ $435 CIF पर मैट्रिक टन, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, उसमें सब इंक्लूडेड था। कुछ दिनों बाद इंपोर्टर क्या करता है, अपने एक्सपोर्टर से बात करके इस कंसाइनमेंट को डिले कर देता है और उसे बताता है कि मुझे जुलाई में मत भेजना कंसाइनमेंट, मुझे आप अगस्त में कंसाइनमेंट भेज देना। 5 अगस्त 2011 को जो है कंसाइनमेंट आ जाता है असेसी के पास, लेकिन उस समय जो प्राइस थे सनफ्लावर सीड ऑयल के वो इंक्रीज हो चुके थे। असेसी जो अपनी असेसेबल वैल्यू डिक्लेयर करता है कस्टम ड्यूटी के लिए, वो डिक्लेयर करता है बेटा $435। उधर डिपार्टमेंट जो है इस वैल्यू को मानने से मना कर देता है। वो बात करता है कि चूंकि अगस्त में प्राइस राइज हो चुके हैं इस सनफ्लावर सीड ऑयल के, इसलिए इस पे जो प्राइस लगेगा वो हाई प्राइस पर असेसेबल वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। ठीक है, दोनों में डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। असेसी अपनी कंटेंशन देता है कि सर मैंने जो इम्पोर्ट किया है, भले ही मैंने उस समय इंपोर्ट किया है जब प्राइस मार्केट में हाई थे, लेकिन मैंने अपना प्राइस रेज नहीं किया। जब मैं सेल कर रहा था कस्टमर को सनफ्लावर सीड ऑयल तो मैंने कोई भी प्राइस हाई नहीं किया है। उधर डिपार्टमेंट बात करता है कि ये जो गुड्स आए हैं ये अगस्त में आए हैं, तो अगस्त में जो एप्लीकेबल रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग ही इन पे असेसेबल वैल्यू कंप्यूट होनी चाहिए। दोनों का व्यू सुनकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट बताती है कि इट इज़ ट्रू दैट commodity involved had a volatile fluctuation in its price in the international market। ये सच है कि जो commodity है उसके प्राइस का वॉलेटाइल फ्लक्चुएशन है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन शिपमेंट को डिले करने के बाद जो सप्लायर है उसने अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हो गए थे। डिपार्टमेंट की कंटेंशन है वो सही नहीं है और जो $435 पर मैट्रिक टन का जो प्राइस था वो ही इसमें एप्लीकेबल होगा, हाई प्राइस इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ गया बेटा? चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा था 10(2) की एक्सेप्शन के बारे में, कॉस्ट ऑफ फ्रेट के बारे में, चलिए उसे एक बार समझ लेते हैं। ये अमेंडमेंट आई है कस्टम वैल्यूएशन में, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेट चार्जेस समझिए, तो फ्रेट चार्जेस कंप्यूट करते समय ध्यान देना, एयर फ्रेट होता है बेटा, एक होता है सी फ्रेट। ठीक है, इन दोनों के रिगार्डिंग ही हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एयर फ्रेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस केस में हम देखेंगे एक्चुअल एयर फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी। एफओबी कौन सी? एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम। ठीक है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा हम उसे लेंगे। इन केस एयर फ्रेट नहीं दिया हुआ तो 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम, वो हम ले लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ सी फ्रेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जितना सी फ्रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंसिडर कर लीजिए। अगर सी फ्रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एज पर कस्टम, उसे कंसिडर कर लीजिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंश्योरेंस की वैल्यू, अगर इंश्योरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो ऐड कर दीजिए एफओबी में, अगर नहीं दी हुई
तो 1.125% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम उसे कंसिडर कर लीजिए। ये दोनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं अमेंडमेंट इन कस्टम वैल्यूएशन, वहीं से हमने एक चार्ट के थ्रू समझ लिया। ठीक है, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर आ जाएगी कि हम कैसे कंप्यूट किया करते हैं असेसेबल वैल्यू। अभी हमारा रूल 3 चल रहा है, ध्यान देना। ठीक है, उसमें हम असेसेबल वैल्यू 14(1) के अकॉर्डिंग कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसमें कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दी हुई है, $10,000। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक कितने हैं, 500। ये सब $, की बात चल रही है, ध्यान देना बेटा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, अब मशीन को शिप में लोड किया जा रहा है, उसके चार्जेस $50। बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर, ध्यान करिए बाइंग कमीशन ऐड होता है क्या, आंसर इज नो। लेकिन अगर INR में है तो ऐड हो जाता है, इस केस में INR में है क्या, नो। $50 हैं, INR नहीं है, तो इसलिए इसे ऐड नहीं करेंगे। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, फ्रेट चार्जेस कौन से हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया आने तक, वो है $1,000। और एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹65। तो कंप्यूट करिए असेसेबल वैल्यू। आइए ज़रा, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। ये शॉर्ट फॉर्म आप मत यूज़ करना एग्ज़ाम में, मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट में लिखना पर्टिकुलर्स और राइट में लिखना अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, अब जो असेसेबल वैल्यू के प्रोविजन हमने पढ़े थे, याद करिए वैल्यू ऑफ मटेरियल की बात की थी, तो देखिए कितना है वैल्यू ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है, $10, 10,000, यहाँ पर आप लिख सकते हैं $। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन नंबर 1 कितनी है, ये है हमारी $10,000। ऐड कर दीजिए, क्या क्या ऐड करना है अब इसमें, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो फैक्ट्री से शिपमेंट तक आते हैं उन्हें ऐड कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करेंगे। कितने थे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, $500 ऐड हो गए। दूसरा, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, मशीन को जो है पोर्ट से शिप में रखा जा रहा है, हैंडलिंग चार्जेस ये भी हम ऐड किया करते थे। हैंडलिंग चार्जेस कितने हैं, $50। और देखिए बाइंग कमीशन है, फ्रेट चार्जेस है। तो ये जो वैल्यू हमारी कंप्यूट होके आई, ये क्या कहलाई, FOB वैल्यू कहलाई। ठीक है, $10,550, ये क्या है हमारी FOB। अब इसमें 10(1) वाली आइटम्स ऐड की जाएगी और उसके बाद 10(2) की आइटम्स ऐड की जाएगी। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए रूल 10(1) वाली एडिशंस, रूल 10(1) की एडिशंस ऐड कर दीजिए। देखिए कौन कौन सी दी हुई है, बाइंग कमीशन दिया हुआ ऐड नहीं होगा, फ्रेट चार्जेस दिए हुए हैं ये भी 10(1) में नहीं आता। ठीक है, तो 10(1) की कोई आइटम नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटा रूल 10(2) की, रूल 10(2) के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। अब इसमें 10(2) के अकॉर्डिंग क्या ऐड होगा, इंश्योरेंस ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा। ठीक है, और अदर कोई अगर इंश्योरेंस ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा, या कोई डैमेज या ब्लाइटरेज चार्जेस है वो ऐड होंगे। क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए हैं, आंसर इज नो। तो सिंपल इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड कर दीजिए। फ्रेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया कितने दिए, 1000। अब देखिए गुड्स जो आ रहे हैं एयर के थ्रू आ रही है, शिप के थ्रू, तो शिप के थ्रू आ रहे हैं बेटा। ठीक है, फ्रेट $1000 ऐड हो गए। अब इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस में क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड कराता तो क्या लेते थे हम, 1.125% ऑफ FOB। ठीक है, और FOB कौन सी, FOB वैल्यू एज पर कस्टम। चूंकि रूल 10(1) की कोई एडिशंस नहीं है, इसलिए यही FOB क्या हो जाएगी हमारी, FOB वैल्यू एज पर कस्टम हो जाएगी। इसी का 1.125% कर दीजिए, कितना आएगा, ये आया 118.6875। ठीक है,
टोटल करिए कितना आया टोटल, मैं यहीं पर कर देता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास। टोटल आया बेटा 11,668.6875। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब इसे जो है कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट करेंगे, INR में। अभी तक ये क्या था, डॉलर में था, अब इसे कन्वर्ट कर दीजिए INR में। INR का प्राइस देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू 65, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 से, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 7,58,465। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी असेसेबल वैल्यू। और अगर कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है तो इस पर ही कस्टम ड्यूटी हम लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये सिंपल एक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था असेसेबल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। अब थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे और प्रोविजन हमारे क्लियर हो जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू ऑन टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 फॉर एन इम्पोर्टेड मशीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए। कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर $20,000 दिया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट $800। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप $50। बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर $100। डॉलर्स में दिए बाइंग कमीशन, इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। लाइटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर $200। फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू ICD, ये क्या सा फ्रेट है बेटा, 1000 जिसकी वैल्यू है। ये वो फ्रेट है जो पोर्ट से इंडियन पोर्ट पर गुड्स आ चुके हैं, अब इस पोर्ट से जो है गुड्स ICD जा रहे हैं। बेसिकली ICD जो होते हैं ड्राई पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, शिप डैमरेज चार्जेस $400। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया 5000। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20 फरवरी 2018। बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है वो है 20 फरवरी 2018 और BCD का जो रेट है उस दिन वो है 20% और CBIC ने जो रेट एक्सचेंज का नोटिफाइड कर रखा है उस दिन वो है 60 पर $। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, अब एंट्री इनवर्ड की डेट दी हुई है वो है 25 जनवरी 2018। रेट है उस दिन BCD का 12% और एक्सचेंज रेट है ₹65 पर $। ये दो एंट्री जो दी गई है इनका क्या रोल है, तो याद करिए बेटा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था जो BCD होती है वो कौन सी डेट की ली जाती है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, विच एवर इज लेटर, जो दोनों में लेट होंगी उसी डेट की हम BCD और एक्सचेंज रेट ले लिया करते हैं। ठीक है, तो इस केस में लेटर कौन सी है, 20 फरवरी 2018, तो BCD हम 20% लेंगे और एक्सचेंज रेट 60 वाला ले लेंगे। IGST पेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। IGST जो पेबल है बेटा वो कितना है, 12% है। तो फटाफट से कंप्यूट करते हैं जरा, आइए। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, ये लिखना है आपको। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स और अमाउंट, मैं ये सब नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन क्या प्रोवाइड की है क्वेश्चन ने। चलिए, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 20,000। कॉस्ट ऑफ मशीन दी है बेटा 20,000, फटाफट से लिखिए 20,000। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, इन्हें भी ऐड कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 800 के, फटाफट से। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस दिए हुए बेटा, हैंडलिंग चार्जेस कितनी अमाउंट है, $50 की, ये भी ऐड हो जाएंगे। कोई और अमाउंट, बाइंग कमीशन, ये 10(1) की आइटम हुआ करती है। लाइटरेज चार्जेस 10(2), फ्रेट इनकर्ड शिप डैमरेज फ्रेट चार्जेस, ये सब 10(2) की आइटम है बाकी, यानी इसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा। ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, FOB हो जाएगी 20,850, ये क्या हो गई, FOB हो गई। ठीक है, चलिए अब रूल 10(1) वाली आइटम्स ऐड कर दीजिए। ऐड रूल 10(1) एडिशंस, क्वेश्चन ने कोई प्रोवाइड करी है क्या, देखिए। बाइंग कमीशन दिया हुआ है सर, लेकिन डॉलर में दिया हुआ है 100, तो इसे हम ऐड नहीं किया करते, ये तो नहीं आएगा, नील हो जाएगा। इसके अलावा कोई, इसके अलावा सभी 10(2) की आइटम है, तो इस केस में हमारी ये वाली जो FOB है यही क्या हो गई, FOB वैल्यू एज पर कस्टम हो गई, क्योंकि 10(1) की जो एडिशंस हैं वो बेटा क्या है, नील है। ठीक है, नील। अब उसके बाद रूल 10(2) की आइटम्स जो हुआ करती हैं उन्हें ऐड कर दीजिए।
एडिशंस। देखिए सबसे पहले लाइटरेज चार्जेस दिए हुए हैं, यस 200 ऐड कर दीजिए लाइटरेज चार्जेस। शिप डैमरेज फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू आईसीडी, ये बेटा ऐड नहीं हुआ करता। पोर्ट से आईसीडी जा रहा है तो जो फ्रेट है वो ऐड नहीं होता कस्टम वैल्यूएशन, ठीक है। शिप डैमरेज चार्जेस ऐड हुआ करते हैं 10 में 400, इन्हें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, यस 5000 के फ्रेट चार्जेस ऐड होंगे। उसके अलावा कोई चार्जेस हैं नहीं। याद करिए इंश्योरेंस चार्जेस अगर क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कराता तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम्स। इस केस में एफओबी वैल्यू कस्टम क्या है 20,850, इस पे निकाल दीजिए 1.125%, ये कितना आएगा, ये आएगा 234.5625, ठीक है। और कोई वैल्यू बची है नो, तो सबका टोटल कर दीजिए, कितना आएगा टोटल बेटा। टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी 26,684.5625। ये क्या है हमारी, ये CIF वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये किस में है, ये डॉलर्स में है। अब इन्हें INR में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो INR का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अभी हमने बात की थी 60 रुपीज़ वाला होगा। तो 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 16,01,074, ठीक है। राउंड ऑफ करके ये अमाउंट आएगी, समझ आ गया इतना। अब इसके बाद बेटा हम इसमें ऐड करेंगे BCD, ये हमारी क्या है असेसेबल वैल्यू है, ये ध्यान देना असेसेबल वैल्यू। अब इस पे फटाफट से BCD कंप्यूट कर दीजिए। कितनी BCD का रेट लगाएंगे, 20% लगेगा, ठीक है। 20% लगाइए, क्या आएगा 20% लगने के बाद, ये आएगा सर 3,20,250। साथ ही एक बात और ध्यान देना, जब BCD एप्लीकेबल होता है तो 10% का SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये भी लगा करता है बेटा। तो 10% का लिखिए SWS, ये किस पे लगेगा, ये BCD पर लगा करता है, ठीक है। तो 32,022 में राउंड ऑफ कर देता हूँ, इतना आ गया। अब इन तीनों का जो है टोटल करिए, क्योंकि IGST अभी आपको कंप्यूट करना है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है। तीनों का टोटल कंप्यूट करने के बाद आएगी अमाउंट 19,53,311, ठीक है। अब इस पर जो है IGST लगेगा, क्वेश्चन ने जो बोला है एट द रेट ऑफ 12% का, ठीक है। 12% IGST कंप्यूट करिए, कितना आएगा 12%, ये आएगा सर 2,34,397, समझ आ गया। अब यहाँ पर दो बातें समझिए, जो हम अब सम टोटल करेंगे किसका, 19,53,311 और 2,34,397, ये अमाउंट जो कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी लैंडेड वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो कस्टमर के हैंड में पड़ी, इंपोर्टर के हैंड में जो पड़ी, वो क्या है 21,87,708, ये लैंडेड वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी पेबल की है असेसी ने, तो उस केस में आप तीन अमाउंट को एक साथ जोड़ेंगे, एक तो BCD, एक SWS और जो IGST है। इन तीनों अमाउंट का जो टोटल होगा ये आएगी वैल्यू 5,86,634, ठीक है बेटा, समझ आ गया। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ITC के प्रोविज़न हमने जब पढ़े थे तो ये जो IGST होता है बेटा, इसका जो है ITC मिल जाया करता है, और जो कस्टम ड्यूटी ये और ये है इसका कुछ नहीं मिला करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारी असेसेबल वैल्यू की कंप्यूटेशन खत्म हो गई। एक बात अब ध्यान देना, रूल 3 में जो कंडीशन मेंशन थी तो असेसेबल वैल्यू ऐसे कंप्यूट की जाएगी, आपको समझ आ गया। इन केस रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता तो क्या होगा, तब उस केस में बेटा जो अदर वैल्यूएशंस रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाया करते हैं। अब बारी बारी से करते हैं उन वैल्यूएशन रूल को। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। इन केस गुड्स जो हैं आइडेंटिकल गुड्स हैं तो उस केस में जो वैल्यूएशन होगी गुड्स की वो बात करता है रूल 4 कैसे की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये आइडेंटिकल गुड्स होते क्या है। तो बेटा आइडेंटिकल गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जो सभी रेस्पेक्ट में सेम हो, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनका सेम है, उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम है, एस्पेक्ट्स जो हैं दिखने में जो है वो भी सेम है। लेकिन सभी एस्पेक्ट में सेम होने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत गुड्स में माइनर चेंजेस हैं तो भी बेटा वो आइडेंटिकल गुड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल बात कर, हैवेल्स कंपनी फैन बनाती है, फैन 1 फैन 2,
फैन 1 फैन 2 दोनों की मोटर सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डिज़ाइन सेम है, बस डिफरेंस क्या किया कंपनी ने, ब्लेड का जो डिज़ाइन है उनका वो डिफरेंट कर दिया। तो इस केस में ये गुड्स क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल गुड्स कहलाएंगे। सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स बट डिफरेंट विद सम माइनर चेंजेस, तो छोटे मोटे चेंजेस होने के बावजूद भी गुड्स आइडेंटिकल गुड्स रहते हैं। अब ये जो मेथड है रूल 4 है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, रूल मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कौन कौन सी, आइडेंटिकल गुड्स कैन बी कंपेयर्ड विद अदर गुड्स ऑफ द सेम कंट्री फ्रॉम विच इंपोर्ट टेक प्लेस। आइडेंटिकल गुड्स जो कंपेयर्ड होंगे वो कौन से गुड्स के साथ कंपेयर्ड होंगे, वो गुड्स जो सेम कंट्री से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। These goods must be valued at a price which is produced by the same manufacturer. Same manufacturer के द्वारा प्रोड्यूस होने चाहिए। If price is not available, the price of other manufacturer of same country is to be taken. अगर बेटा प्राइस अवेलेबल नहीं है उन गुड्स का, तो जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर हैं, अदर मैन्युफैक्चरर, उनके प्राइस कंसिडर कर लिए जाएंगे। इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज अवेलेबल, लोवेस्ट ऑफ सच वैल्यू शुड बी टेकन। अगर एक से ज्यादा वैल्यू अवेलेबल है आइडेंटिकल गुड्स की, तो उस केस में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो कंसिडर की जाएगी। समझ आ गया इतना? चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। गुजरात ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स एंड डिक्लेयर्ड द वैल्यू एज अंडर। गुजरात ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड एक कंपनी है जो ड्राई फ्रूट्स को इंपोर्ट करती है और उसने वैल्यू जो डिक्लेयर की है वो इस प्रकार से है। नवंबर में उसने इंपोर्ट किया बेटा, क्वांटिटी थी 250 मैट्रिक टन, डिक्लेयर्ड वैल्यू थी 25,000 पर मैट्रिक टन। कंट्री ऑफ इंपोर्ट इजिप्ट। नवंबर में फिर से उसने क्वांटिटी 150 मैट्रिक टन की इंपोर्ट कर ली, डिक्लेयर्ड वैल्यू 25,000 सेम और कंट्री भी सेम। इट वॉज फाउंड दैट इंपोर्ट्स वर आल्सो मेड बाय सम अदर डीलर्स एज इंडिकेटेड बिलो। कुछ अदर इंपोर्टर्स ने भी बेटा इंपोर्ट की हुई थी, तो उस केस में उन्होंने जो वैल्यू दिखाई हुई थी उनकी देख लेते हैं। सितंबर में इंपोर्ट हुआ, क्वांटिटी थी 50 मैट्रिक टन, डिक्लेयर्ड वैल्यू जो थी वहां पर वो थी 35,000 और कंट्री थी दुबई। अक्टूबर में जो है चेन्नई फ्रूट्स लिमिटेड ने किया था बेटा इंपोर्ट, क्वांटिटी थी 20 मैट्रिक टन की और डिक्लेयर्ड वैल्यू जो दिखाई एसएससी ने वो दिखाई 40,000 पर मैट्रिक टन और कंट्री थी वहां पर पर्शिया की। तो इस केस में अब कस्टम डिपार्टमेंट को लगा कि एसएससी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। द कस्टम डिपार्टमेंट हैज sought to assess the imports made by Gujarat Fruit Limited as contemporaneous imports under section 14, read with rule 4 of custom valuation 2007, briefly examine whether the action proposed by the department is correct। अब कस्टम डिपार्टमेंट जो है बेटा गुजरात ड्राई फ्रूट्स की ट्रांजैक्शन को कंटेम्पोरेनियस इंपोर्ट मानना चाहता है और रूल 4 अप्लाई करना चाहता है। तो क्या वो कर सकता है? जरा ध्यान दे, रूल 4 कब एप्लीकेबल होगा? अगर सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती थी बेटा। सारी कंडीशन कौन सी थी? आइडेंटिकल गुड्स जो कंपेयर होंगे, सेम कंट्री के गुड्स के साथ कंपेयर होंगे। दूसरा, गुड्स जो वैल्यू किए जाएंगे वो उस प्राइस पे किए जाएंगे जो मैन्युफैक्चरर सेम मैन्युफैक्चरर से आए हैं। तीसरा, अगर प्राइस अवेलेबल नहीं होता सेम मैन्युफैक्चरर का तो अदर मैन्युफैक्चरर के प्राइस हम ले लिया करते थे, लेकिन कंट्री सेम रहती है एक्सपोर्ट की। और अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिकल वैल्यू मिला करती थी तो लोवेस्ट वैल्यू को हम कंसिडर कर लिया करते थे। अब गुजरात ड्राई फ्रूट्स जो है उसने इजिप्ट से इंपोर्ट किए थे, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट किसके साथ कंपेयर कर रहा है? एक दुबई वाले के साथ कर रहा है, एक पर्शिया वाले के साथ कर रहा है। तो इस केस में बेटा रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रूल 4 की कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। आंसर देख लेते हैं। द गुड्स आर सेट टू बी आइडेंटिकल ओनली इफ द गुड्स टू बी वैल्यूड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री। इन द गिवन क्वेश्चन गुड्स इन क्वेश्चन हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट while other importers have imported goods from other countries, therefore the department action is not correct। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा रूल 5 की। रूल 5 कब एप्लीकेबल होता है? रूल 5 एप्लीकेबल होता है सिमिलर गुड्स के रेस्पेक्ट्स में। अब ये सर सिमिलर गुड्स क्या होते हैं तो समझिए। सिमिलर गुड्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया गया है? which although not alike in all respect have like characteristics and like component materials which enable them to perform the same functions and to commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quality, reputation and existence of trademark। देखिए क्या बात करते हैं, सिमिलर गुड्स के केस में वो बात करते हैं भले ही वो गुड्स एक जैसे ना दिखते हों,
लेकिन उनके कैरेक्टर्स जो हो मिलते जुलते हो, कंपोनेंट मटेरियल जो हो वो मिलता जुलता हो, और फंक्शन जो है वो भी मिलता जुलता हो, तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर गुड्स कहलाएंगे। अब समझते थोड़ा सा डिफरेंस कि सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स के बीच में। तो समझिए आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा रूल 4 में, गुड्स मस्ट बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंसेस इन अपीयरेंस। गुड्स जो होते हैं वो सभी रेस्पेक्ट में सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस हो सकता है। नेक्स्ट, गुड्स हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स नॉट परफॉर्म सेम फंक्शन। गुड्स जो हैं मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स के हो सकते हैं या कंपोनेंट्स के हो सकते हैं, और सेम फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, सिमिलर गुड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है हीरो होंडा की स्प्लेंडर और बजाज। वैसे हीरो की आती है अब स्प्लेंडर, आपकी बुक्स में हीरो होंडा लिखा हुआ है। यानी दो चीज़ें इन्होंने कंपेयर की कि मोटरसाइकिल और स्कूटर को कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या है? सिमिलर है। ऑल्दो मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन बेटा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, कंपोनेंट्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो इस केस में ये सिमिलर गुड्स हैं। दूसरा आइडेंटिकल गुड्स, हीरो की दो मोटरसाइकिल का आपस में कंपैरिजन करना, वो क्या है? आइडेंटिकल गुड्स। ठीक है, समझ आ गया। तो रूल 5 इन केसेस में एप्लीकेबल होगा जहां पर सिमिलर गुड्स होंगे, और रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स के। चलिए बात करते हैं रूल 6 की, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। If the value of imported goods cannot be determined under the provision of Rule 3, 4 and 5, the value shall be determined under the provision of Rule 7, or when the value cannot be determined under that rule, under Rule 8। देखिए क्या बात करता है रूल 6। रूल 6 बात करता है कि अगर रूल नंबर 3, 4, 5 में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो रूल 7 के अकॉर्डिंग होगी या रूल 8 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है रूल 6 कि अगर रूल नंबर 3, 4, 5 एप्लीकेबल नहीं होते एसएससी के गुड्स पर, तो गुड्स की जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो कैसे की जाएगी फिर? या तो रूल नंबर 7 में या रूल नंबर 8 में। ठीक है, अब रूल नंबर 7 को समझ लेते हैं क्या होता है रूल नंबर 7, और फिर बात करेंगे रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 7 जो होता है वो होता है बेटा डिडक्टिव वैल्यू, यानी बेसिकली वो प्राइस जो इंपोर्टर ने डिक्लेयर किया है उसमें से कुछ आइटम्स जो है बेटा डिडक्ट किए जाते हैं। डिडक्ट किए जाते हैं यानी प्रॉफिट डिडक्ट किया जाएगा, कोई कमीशन है वो डिडक्ट किया जाएगा, फ्रेट डिडक्ट किया जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते जो कस्टम ऑफिसर है वो जानना चाहते हैं कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा गुड्स का, ताकि वो सही वैल्यू जो है कंप्यूट कर सके। ठीक है, बात करते हैं एक एग्जांपल की। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एसोसिएटेड कॉस्ट विद इन इंडिया एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड इन इंडिया, इन सबको रिड्यूस कर दिया जाता है। द मेथड में बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर एक्सट्रैक्टेड ऑन हाई सीज, मिनरल्स, क्रूड ऑयल एटसेट्रा, एंड ब्रॉट इनटू इंडिया फॉर सेल, इट विल बी इम्पोर्ट एंड ड्यूटेबल। देखिए क्या बताया उन्होंने कि सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस कर दिया जाता है विद इन इंडिया, और जो ड्यूटीज और टैक्सेस पे की है इंडिया में उन्हें भी रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि एक्चुअल वैल्यू जो कंप्यूट होके आ सके इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। चलिए रूल 8 की बात करते हैं बेटा। रूल 8 जो है रूल 7 का रिवर्स है बेसिकली, यानी अब एसएससी क्या करेगा? सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना चाहता है वो। अब उसमें वो क्या करेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्यूट करेगा पहले, फिर उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस या कोई जनरल एक्सपेंसेस है उन्हें कंसीडर करेगा। इस तरह से वो सेल प्राइस जो है बेटा कंप्यूट किया करता है एक्सपोर्टर का। चलिए, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी बेस्ड ऑन ए कंप्यूटेड वैल्यू विच शैल कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ the cost or value of material, fabrication or other processing employed in producing an imported goods, an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued, which are made by producer in the country of exportation for export to India. The cost और वैल्यू ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 10। देखिए जो हमने बात कही वही लिखी हुई है। एक परफॉर्मा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द इंपोर्टेड गुड्स अमाउंट, उसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट एक्सपोर्टर का, फिर जितनी भी 10(1) के हिसाब से एक्सपेंडिचर है उन्हें ऐड कर दीजिए, असेसेबल वैल्यू कंप्यूट होके आ गई। सिंपल बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, ये बेसिकली बेटा रेजिडुअल मेथड है। अगर अबव मेथड से कंप्यूट नहीं हो पाती गुड्स की वैल्यू तो रेजिडुअल मेथड रूल नंबर 9 एप्लीकेबल हो जाता है। Residual method is also called as best judgment method. This method is applicable when all aforesaid methods are not applicable.
जब ऊपर के मेथड एप्लीकेबल नहीं होते तो ये रूल लग जाता है। द वैल्यू डिटरमाइन अंडर दिस मेथड कैन नॉट एक्सीड अ नॉर्मल प्राइस एट विच सच और लाइक गुड्स आर ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए क्या बात करते हैं कि इस मेथड में जो प्राइस डिटरमाइन किया जा रहा है वो नॉर्मल प्राइस से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, जिस प्राइस पर गुड्स को ऑर्डिनरी सेल किया जाता है यानी आमतौर पर सेल किया जाता है, या डिलीवरी के टाइम पे जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है, या प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के टाइम पे जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है, उससे ये एक्सीड नहीं किया करता इस रूल में जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, when seller और buyers are not relatives and the price is the sole consideration for such sale। और कौन सी सेल की बात कर रहे हैं ये, कि जिस सेल में सेलर और बायर रिलेटिव नहीं होते और प्राइस जहां पर सोल कंसिडरेशन होता है। While determining assessable value, we should not consider the following। assessable value कंप्यूट करते समय कौन कौन सी आइटम्स कंसिडर नहीं की जाएगी। नंबर 1, सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो कंसिडर नहीं होगा। A system which provides for the acceptance for custom purposes of the highest of two alternative value। वो सिस्टम जहां पर दो आइटम्स प्रोवाइड की जाती है और दोनों आइटम का जो हायर प्राइस होता है वो कंसिडर कर लिया जाता है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन। जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में उस गुड्स का क्या प्राइस है वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे रूल 9 लगाते समय। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यूज which have been determined for identical or similar goods in accordance with the provision of Rule 8। जो Rule 8 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला मेथड यूज किया गया है वो भी बेटा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट टू अ कंट्री अदर देन इंडिया। वो प्राइस जिस प्राइस पर इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है उस प्राइस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। मिनिमम कस्टम वैल्यूज ये भी कंसिडर नहीं होगी। आर्बिट्रेरी और फिक्टिशियस वैल्यू, अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर देना या कोई फिक्टिशियस वैल्यू, वो भी यहाँ पर कंसिडर नहीं होगी। समझ आ गया बेटा? यानी जो प्राइस कंसिडर किया जा रहा है वो किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान में रखते हुए सारे प्रोविजन को, जो भी इस चैप्टर के जो रूल्स फ्रेम किए गए थे जिस माइंडसेट के साथ, उन सभी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए गुड्स की जो है वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ठीक है, रूल 10 इसे हम बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं बेटा रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 कहता है कि डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर जो है अपनी वैल्यू ऑफ गुड्स की, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी वैल्यू डिक्लेयर कर सकता है रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल नंबर 12 रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रूल 11 में जो वैल्यू डिक्लेयर की है इंपोर्टर ने वो सही नहीं है, तो उस केस में वो जो है बेटा फर्दर इंफॉर्मेशन या अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है इंपोर्टर से, उसके बेसिस पर असेस कर सकता है उन गुड्स की असेसेबल वैल्यू। इन केस प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वैल्यू जो डिक्लेयर की गई है इंपोर्टर के द्वारा वो सही नहीं है, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो वैल्यू को डिक्लेयर कर देता है। फिर वैल्यू जो निकलती है वो कैसे कंप्यूट होगी? रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल 13 इंटरप्रिटेटिव नोट्स। इंटरप्रिटेटिव नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली बेटा ये इंटरप्रिटेशन होते हैं रूल्स की। इन केस रूल्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरप्रिटेटिव नोट्स जो है हेल्प करते हैं। वहाँ पर इंटरप्रिटेशन को समझाया गया कि रूल्स के प्रोविजन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए बेटा बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स की। तो बेटा जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनके ज़्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट की गई है, लेकिन फिर भी कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो उस एक्सपोर्ट ड्यूटी की वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो डिफाइन करता है बेटा कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007। और ये जो वैल्यूएशन के रूल हैं ये क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स की, कि एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू कैसे होगी। जैसे हमने पढ़ा कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007, वो डिटरमाइन करते थे इंपोर्ट की वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और यहाँ पर जो ये रूल्स हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्सपोर्ट की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 सेम है बेटा, एप्लीकेबिलिटी और स्कोप बताता है। रूल नंबर 2 डेफिनेशन बिल्कुल सेम, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था वो भी सेम है। रूल नंबर 3 बात करता है कि सब्जेक्ट टू रूल 8 वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो एक्सपोर्टेड गुड्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड इवन वेयर द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड प्रोवाइडेड दैट द रिलेशनशिप हैज़ नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। जैसे हमने बेटा इंपोर्टेड के रूल्स पढ़े थे, वहाँ पर कंडीशन थी कि बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है।
एक्सपोर्ट वाले बात कर रहे हैं कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू रूल 8। भले बायर और सेलर जो है रिलेटेड हो, लेकिन ये रिलेशनशिप क्या करे, इन्फ्लुएंस ना करे प्राइस को, ठीक है। फिर आगे रूल बात करता है कि अगर सब रूल 1 और सब रूल 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती तो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल 4 to 6, और ये सीक्वेंशली फॉलो किया जाएगा। रूल नंबर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। रूल नंबर 4 जो बात करता है बेटा, वो बात करता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले गुड्स की, यानी सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स दोनों को यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया है। इंपोर्टेड गुड्स के केस में रूल नंबर 4 बताता था आइडेंटिकल, रूल नंबर 5 सिमिलर, यहाँ पर दोनों को कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है। रूल नंबर 5 एक्सपोर्टेड गुड्स का, वो बात करता है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा रूल 8 हुआ करता था इंपोर्टेड गुड्स का, वो रूल नंबर 5 है यहाँ पर। कंप्यूटेड वैल्यू मेथड जो हुआ करता था वो यहाँ पर ये कंप्यूट करता है। और रूल 6 जो है वो है रेजिडुअल मेथड। इंपोर्टेड के केस में रूल 9 हुआ करता था रेजिडुअल मेथड, ठीक है। सारे प्रोविजन सेम है, सिर्फ मैंने आपको नाम से उसे ध्यान दिला दिया। चलिए बात करते हैं बेटा रूल 7 डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर। ये बिल्कुल बेटा सेम है जो हमने रूल 11 पढ़ा था इंपोर्टेड गुड्स के केस में। और रूल नंबर 8 ये भी बिल्कुल 7 है रूल नंबर 12 के हिसाब से, ठीक है। समझ आ गया आपको। यहाँ पर जो है कमोडिटी के कुछ रेट बताए गए हैं कि लगेज लेदर को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो 25% उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। हाइड स्किन एंड लेदर पे 15%, स्नेक स्किन एंड लैम्प स्किन उस पर 10%, और स्टील प्रोडक्ट विद इफेक्टिव फ्रॉम 10 मई 2008 उस पर 15% लगता है बेटा। आयरन ओर पर लगता है 300 पर मैट्रिक टन, और क्रोमियम ओर्स पर लगता है 2000 पर मैट्रिक टन के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। साथ ही रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में एक छोटा सा नोट बताया गया है कि रिफंड भी मिल जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी का अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाए। गुड्स जो री इम्पोर्ट किए जा रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अगर गुड्स रीसेल नहीं किए गए हैं तब भी रिफंड मिल जाता है। रिफंड क्लेम लॉन्च कर देना चाहिए, एसएससी को रिफंड क्लेम जो है अप्लाई कर देना चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस बाय कस्टम ऑफिसर फॉर री इम्पोर्टेशन। तो इन केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाया करता है। तो यहाँ पर बेटा हमारा वैल्यूएशन चैप्टर फिनिश होता है। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिविजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।